नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। ऋचा जोगी के जाति मामले में ऋचा जोगी और रेणु जोगी ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उनसे पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उनसे आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। उधर ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधु ने मुंगेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर छानबीन समिति के सामने जवाब पेश किए। जांच समिति ने 12 अक्टूबर को पूरे डॉक्यूमेंट पेश करने के निर्देश दिए हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, मरवाही उपचुनाव के पहले एक बार फिर इस मामले को उठाना, इसको भुनाने की कोशिश करना, यह सभी के सामने है। फिलहाल अब जोगी परिवार भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कल अमित जोगी का भी बयान सामने आया था और अब ऋचा जोगी और रेणु जोगी खुद राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने पहुंच रही थी। क्या बात हुई है? क्या इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? जिया, जैसे मरवाही चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीति तेज होती जा रही है। बीते कुछ दिनों से जोगी परिवार के जाति का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। संत कुमार नेताम, जो कि अजीत जोगी की जाति के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं कई दशकों से, अब उन्होंने ऋचा जोगी की जाति पर भी सवाल उठाए हैं और उसे फर्जी बताया है। ये पूरा विवाद पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसे लेकर संत कुमार नेताम ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी दोपहर में और उसके बाद खुद रेणु जोगी और ऋचा जोगी राज्यपाल से मिलने पहुंचे हुए थे। अमित जोगी का बयान भी इस मामले में आया था कि जब कोई नोटिस ही जारी नहीं हुआ है तो हम बयान देने के लिए कैसे आ सकते हैं। पूरा मामला जो है वो मरवाही चुनाव से सीधे सीधे जुड़ता नजर आ रहा है और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार जाति का मुद्दा उठाया जा रहा है, जोगी परिवार की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं या इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। अमित जोगी पहले भी कहते रहे हैं कि मरवाही का जो उपचुनाव है उससे जोगी परिवार को दूर रखने के लिए जो पार्टियां हैं वो तमाम कोशिशें कर रही हैं। खासतौर पर कांग्रेस पर वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं और अब जिस तरह से जाति का मुद्दा उठा है, इससे साफ है कि जोगी परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं और चुनाव भी इससे प्रभावित हो सकता है। आज जो रेणु जोगी और ऋचा जोगी की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में भी यही चर्चा की गई है कि चूंकि ऋचा जोगी अभी अभी मां बनी है और ऐसे में घर की जिम्मेदारियां हैं, तो इन सब विवादों से कहीं ना कहीं उन्हें दूर रखने की कोशिश की जाए। और परिवार का ये भी कहना है कि बेवजह जो है चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि कानूनी तौर पर इस पर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अजीत जोगी की जाति का मामला भी हम देख रहे हैं लंबे समय से चलता आ रहा है और अब ऋचा जोगी की जाति पर सवाल उठे हैं। तो देखना होगा कि जोगी परिवार का इस पर क्या रुख होता है और क्या कुछ कानूनी पहलू जो है इसमें आगे आने वाले हमारे साथ आगे आपसे अपडेट समझेंगे। ऋचा जोगी के जाति मामले को लेकर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को शिकायत करने के मामले में अमित जोगी ने सरकार पर हमला बोला है। अमित जोगी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने आदतन ऋचा जोगी की शिकायत है तो आज तक ऋचा जोगी को शिकायत पत्र या नोटिस क्यों नहीं सौंपा गया। हालांकि ऋचा जोगी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने मीडिया के सामने क्या पक्ष रखा, आइए एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। शिकायत ने एक ज्ञापन दिया है कि हमें सरकार की नीयत और मंशा पर संदेह है और हमारी बहू को भी की जाति जो 5 दशक से गोंड जनजाति का उनके पास प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है, वो दस्तावेज मतलब पुख्ता है और उसको वंचित नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आके मैंने डिपार्टमेंट में बताया कि मैं जवाब देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो उन्होंने समिति के पूरे मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स थे, सभी मेंबर्स का नाम तो मैं नहीं जानता, ना ही उनका कोई नॉलेज है मुझे कि वो किस पोस्ट में थे, क्या थे, और उनके समक्ष जो भी उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया था उनको मैंने प्रदान कर दिया। तीनों जगह यही पता लिखा है, तो जो हमारे सत्यापन समिति है, इसी कारण उन्होंने जहां पता लिखा था वहां पर उन्होंने तामील कराया। तो इसमें यह कहना बिल्कुल गलत है या फिर उचित नहीं है कि हमको नहीं मिला। भाई जहां पर जो आवेदन देगा पता रहेगा वहीं पर तो तामील के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ये मेरा कहना है कि ये उचित था और इसमें अगर वो पहले दिए होते तो हो सकता है पहले मिल जाता उनको पता। और जी मीडिया संवाददाता रजनी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी, रेणु जोगी को भी हमने सुना और ये अब सामने आ रहा है कि जोगी परिवार के पास वो पूरे तर्क हैं, पूरे आधार हैं जिस पर वो लगातार
अडिग हैं, बने हुए हैं उसके ऊपर। साथ ही अमित जोगी ने खुद ने ये सवाल उठाए थे कि जो ऋचा जोगी हैं उनके परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जिनको सरकारी जो योजनाएं उसका लाभ भी मिलता है, सरकारी कर्मचारी भी हैं और तमाम इन योजनाओं का लाभ हो या फिर सरकारी कर्मचारी वो सभी अपनी जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिला है। क्या उस वक्त जांच नहीं की गई थी? क्या उस वक्त नहीं देखा गया था? तमाम सवाल अभी भी उठ रहे हैं और यही जोगी परिवार का भी कहना है। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव के ठीक वक्त पहले जो है ये जाति का मुद्दा गरमाया है, इससे साफ है कि ये एक राजनीतिक मोड़ देने की इसको कोशिश की जा रही है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी कल राज्यपाल से मुलाकात की थी। आज खुद इस मामले में शिकायत करने वाले संत कुमार नेताम पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए। उसके बाद जोगी परिवार भी पहुंचा था मिलने के लिए और लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उससे ये जरूर है कि चुनाव को देखते हुए ही एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया गया है। कुछ ही देर पहले अमित जोगी का एक और बयान आया है और इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि ऋचा जोगी के दादा का जो पैतृक घर है वहां पर नोटिस भेजा गया है। क्या इस तरह का व्यवहार शोभा देता है? अजीत जोगी की बहू जो है उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या वो कोई अपराधी हैं या उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है जिस वजह से उन पर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है या इस तरीके से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है? तो न सिर्फ जोगी परिवार जो है राजनीतिक तौर पर अपने बयान दे रहा है बल्कि एक भावनात्मक पहलू भी यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। और खास बात यह भी है कि अब तक सिर्फ JCCJ ही है जिस पार्टी से ये साफ है कि कौन उम्मीदवार होने वाला है मरवाही के उपचुनाव में। ना तो अब तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, ना ही भाजपा का नाम तय हो पाया है। और देखना ये होगा कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच दोनों पार्टियों से उम्मीदवार कौन बनता है और ये भी एक बड़ी बात होगी। हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ जाएं, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या कुछ आगे ये पूरा घटनाक्रम मोड़ लेता है। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे जाकर आखिर क्या ट्विस्ट टर्न देखने को मिलते हैं या फिर क्या प्रतिक्रियाएं रहती है? जो नोटिस पहुंचा है उसका किस तरह से जवाब जोगी परिवार देता है, यह भी देखना होगा। ऋचा जोगी के जाति मामले को लेकर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को शिकायत करने के मामले में अमित जोगी ने सरकार पर निशाना साधा है। अमित जोगी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की आदतन ऋचा जोगी की शिकायत की है तो आज तक ऋचा जोगी को शिकायत पत्र या नोटिस की कॉपी क्यों नहीं दी गई? जो नोटिस ऋचा जोगी को दिया गया है वो केवल राज्य स्तरीय छानबीन समिति ही जारी कर सकती है। नोटिस देने का अधिकार कलेक्टर और जिला स्तरीय छानबीन समिति को नहीं है। 24 सितंबर को जारी अधिसूचना को यदि मान भी लिया जाए तो भी राज्य सरकार को 7 सदस्यों की जांच समिति का गठन करना जरूरी है, जो कि अभी तक मुंगेली जिले में नहीं हुआ है। पिछले 50 सालों से ऋचा जोगी का परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से चयनित होकर सरकारी नौकरियां कर रहा है, तब तो सरकार को इसका ध्यान नहीं आया। जिला स्तरीय सत्यापन समिति के समक्ष भेजा है, वहां से आवश्यक जांच पड़ताल हो रही है। उसके बाद उस पर समिति आवश्यक कार्रवाई करेगी, आदेश पारित करेगी। वास्तविकता ये है कि हर लेवल पर, हर नियम के अंतर्गत उनके जाति आवेदन का परीक्षण किया गया। 50 वर्षों से ऋचा जोगी जी के परिजन सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। इसी सरकार में उनके भाई मेडिकल ऑफिसर हैं, आरक्षित वर्ग से, गोंड जनजाति से वे नौकरियां कर रहे हैं। 50 सालों तक तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, अब अचानक क्यों उठा रहे हैं? कोंडागांव गैंगरेप मामले में नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें, आरोप लग रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए आरोपियों के परिजनों से धनोरा थाने के TI रमेश सोरी ने रुपए लिए थे। TI रमेश सोरी ने आरोपियों के परिजनों से 10,000 रुपए लिए थे। आरोपियों के गांव की सरपंच का कहना है कि उसके सामने पुलिस वाले को रुपए दिए गए। TI रमेश सोरी पर लगे आरोपों के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पूछताछ के सर इस केस को आगे बढ़ाना है बोल के, तो घर वाले लोग नहीं साहब मत कर, ऐसे ऐसे बोले। मैं तो बोली उतना टाइम कि नहीं सर ये केस बढ़ना चाहिए आगे बोल के, सजा मिलना चाहिए बोली। मैं तो सबके सामने बोली थी मैं। तो घर वालों का क्या कहना था? घर वालों का कहना था कि केस को नहीं यही रफा दफा कर दो साहब बोल के, वही लोग बोले। तो 10,000 जो दिया किसने दिया? वो घसुराम में। आप भी थे? बैठे थे सर वही हम लोग। और कौन कौन था? और पटेल थे और अदर आदमी और थे वहाँ।
और भी पैसे की मांग की गई क्या उसके बाद? नहीं, हजार और सामने दे सब 10-10 हजार बोले रही। अच्छा अच्छा। हाँ 10,000 दे दे क्या झंडी लेके जाना वो मतलब काना गाँव वाला मतलब तो अलग से ले लेन हम तो देखा नहीं वो मन गला देन करके कहाँ है पैसा दे दे। कौन रही टीआई उस समय मालूम है? टीआई अभी नाम लेते रही सोरी, रमेश सोरी टीआई। कोंडागांव में गैंगरेप और आत्महत्या के मामले में सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे मामले में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों को भी तत्काल हटाने की मांग की है। बीजेपी अब पूरे मामले की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। पूरे मामले में 7 लोग शामिल थे, जबकि अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी है, जिनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं। बता दें आपको कि गैंगरेप पीड़िता के आत्महत्या करने के बाद उसके शव को गांव में ही दफना दिया गया था। अब जांच शुरू हुई तो कल शाम शव को खोदकर निकाला गया। पूरे मामले में पुलिस और सरपंच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित की सहेली प्रत्यक्षदर्शी है और पुलिस की क्राइम मीटिंग में मामले की जानकारी एसपी को दी गई थी, लेकिन फिर भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। वहीं प्रशासनिक लापरवाही पर एसपी का कहना है कि जांच चल रही है और अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। सेवक राम नेताम जी, आकाश मेहता जी, रामेश्वर जी और उनकी पूरी टीम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम एक वहाँ पे गई थी और सारी जानकारी लेकर आई है। ये रिपोर्ट ऊपर भेजी गई है? हाँ बिल्कुल, इस रिपोर्ट को हम ऊपर प्रदेश में भेजेंगे और राष्ट्रीय स्तर पे भी भेजेंगे, जिसके लिए हम तैयारी। पीड़ित का परिवार ये कह रहा है कि हमने पुलिस को सूचित किया था, तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई थी। 5-6 जन मन मोर 32 दिन संग गलत काम करे रही। हमला पता चलिस, ओकर बाद हमला बुलाइन थाना में। 2 दिन के बाद थानेदार साहब टीआई रमेश सोरी, तुम कैसे तुम मन रिपोर्ट नहीं करावे, ऐसे हो गई से बोल के हमला सब जन ला पता है बोलिस कि काना गाँव शादी जाए के रेप हो गई से बोल के। तो बाद में मोर हिसाब से FIR करत हम बोलिस। अगर फिर लड़की ला बुलाई तो कर साथ सहेली ला कि साथ बयान दे हो कोर्ट में बोलिस, तो हाँ बोलिस। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले के अंदर कल हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई है। 306, 506 आदि धाराओं के अंदर ये मामला दर्ज किया गया है। इसके अंदर शव उत्खनन किया जा चुका है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ बाकी की जो हमारी लिखा पढ़ी है वो चल रही है। उल्लेखनीय रहेगा कि हमें पता चला है कि इस मामले में 7 आरोपी थे जिन्होंने मृतका युवती के साथ अनाचार किया। उसमें से 5 आरोपी हमारी हिरासत में हैं, इनमें से 2 नाबालिग और 3 बालिग। अभी जो हमारी परिजनों से बात हुई है उसके अंदर यही पता चला है कि ये 19 जुलाई की घटना है और 20 जुलाई को युवती के द्वारा जब वो शादी से वापस आई उसने आत्महत्या कर ली। तब तक उनके परिजनों को भी ज्ञात नहीं था। उसके बाद युवती को दफन कर दिया गया और उन्होंने सोचा कि हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने हमें बताया कि वो गरीब थे और सोच रहे थे कि पोस्टमार्टम होगा, उनको परेशानी होगी, आदि कारणों से उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। और उसके बाद जब उनके संज्ञान में आया तब भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी कोंडागांव गैंगरेप और खुदकुशी के मामले में बघेल सरकार को निशाने पर लिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले में परिवार प्रताड़ित हुआ है। रमन सिंह ने पूछा कि क्या कांग्रेस के नेताओं को यह मामला दिख नहीं रहा है। इस पूरे मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं सरकार का कहना है कि इस मामले में प्रशासन और पुलिस अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब बड़ी बड़ी बातें और हल्ला करते हैं, छत्तीसगढ़ की ओर देखना चाहिए कि किस प्रकार घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। और ये घटना अपने आप में इस बात को दिखाता है कि जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई ना होना, और उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में पिछले यदि 9 महीने की बात करें तो 1500 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। इनके राष्ट्रीय नेता
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए। भाजपा की मांग पे मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष की जवाबदारी सौंपी है तो उनका मांग करना लाजिमी है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे अगर कहीं त्रुटि हुई होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सामने आए गैंगरेप मामले में अब लगातार आपराधिक घटनाओं के विरोध में बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश का सिर शर्म से झुक गया है, कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। साय ने कोंडागांव गैंगरेप मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया। साय ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि पंचायतों में चावल और 300 रुपए लेकर आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। साय ने कहा कि कोंडागांव घटना के विरोध में बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा सभी जिलों में धरना देंगे और इसी के साथ ही बीजेपी ने सरकार से कोंडागांव घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। इसके अलावा दलित आदिवासियों के खिलाफ हुए अपराधों में श्वेत पत्र जारी करने, सभी रेप के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में अब केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ अलग से कानून बनाया जाएगा। आज रायपुर में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इसके अलावा धान खरीदी को लेकर जल्द मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें प्रदेश में धान खरीदी का लक्ष्य, उसका निर्धारण और प्रक्रिया तय की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अभी स्कूल नहीं खोलने का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। कोरोना के मद्देनजर इस साल राज्योत्सव के मौके पर बड़े जो कार्यक्रम है उनका आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्योत्सव में केवल अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।